रेशियोज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। सो रेशियोज कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो रेशियो को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रिटर्न रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बताएगा आपको? प्रॉफिट बताएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है। रिटर्न रेशियो आपको बताएगा कि कितना ज़्यादा रिटर्न आपको कौन से स्टॉक में मिल रहा है। लेवरेज रेशियो, किसमें डेट ज़्यादा है, किसमें लेवरेज ज़्यादा है, डेट कम है, ये बताएगा लेवरेज रेशियो। देन वी हैव लिक्विडिटी रेशियोज, ये आपको लिक्विडिटी बताएगा कि कौन से कंपनी में लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी ज़्यादा है। एंड देन एफिशिएंसी रेशियोज आपको एफिशिएंसी बताएंगे कि कौन से बिजनेस की एफिशिएंसी कम है, कौन से बिजनेस की एफिशिएंसी ज़्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? मान लो कोई एक छोटा सा ठेले वाला है, वो पोहा सेल करता है। अब पोहा सेल करते करते वो एक महीने में 10,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। दूसरा पोहे वाला, उसने भी वो एक ही ठेला लिया है, उसने भी एक ही स्टोर लिया है, मतलब उसके फिक्स्ड एसेट उतने ही है, लेकिन वो 8 घंटे की जगह 16 घंटे ठेला ओपन करके 10,000 की जगह 20,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। मतलब आपके फिक्स्ड एसेट उतने ही है, लेकिन आप रेवेन्यू डबल जनरेट कर रहे हो, कैपेसिटी बढ़ा, तो उसने डबल कैपेसिटी के साथ वर्क किया और आपका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करके दिया। तो विद सेम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, उतने ही फिक्स्ड एसेट के साथ जब आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हो तो मतलब आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के साथ। अब हमने कल देखा था कि दो टाइप की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, कौन कौन सी? ₹1,00,000 हमारे पास है एज रेवेन्यू, ₹1,00,000 का रेवेन्यू हुआ। इसके बाद हम लोगों ने कुछ खर्चे करे, कुछ एक्सपेंसेस करे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हमने कल सारी चीजें देखी थी, तो वो सारी चीजें मिला के यहाँ पे चलो लिख देते हैं 20,000 का आपका था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट हो गया, तो माइनस हो गया यहाँ से। इसके बाद 20,000 का आपका हो गया अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी माइनस हो गया। इसमें से हमने फिर माइनस कर दिया वापस से 20,000। क्या माइनस करें यहाँ पे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, लाइक सैलरी, जो मैनेजमेंट की सैलरी है, जो लेबर की वेजेस है, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, लेकिन जो मैनेजमेंट की सैलरी है वो आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो वो भी हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। कितना बचा? 40,000। So this 40,000 is now what? EBITDA. Earning before interest, tax, depreciation and amortization. अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग माइनस करेंगे। क्या क्या माइनस करेंगे? सबसे पहले डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मान लो 10,000 का लग गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर इसके बाद हमने क्या पे करा? 10,000 का मान लो इंटरेस्ट पे कर दिया। सो इंटरेस्ट, या इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? इंटरेस्ट को और क्या बोलते हैं? कल ही बताया था, फाइनेंस कॉस्ट। और फाइनली 10,000 का आपने टैक्स पे कर दिया। तो जो 10,000 बचा है, दिस इज व्हाट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, या आप बोल सकते हो इसको नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपके बिजनेस का हो गया नेट प्रॉफिट। इस टाइप से हमने अपना एक इनकम स्टेटमेंट फॉर्म कर दिया। अब इस इनकम स्टेटमेंट में आपका एबिटा मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 40,000 का है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक है, 1 लाख के रेवेन्यू पे 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट था, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, व्हिच इज 40%। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आ गया 40%। ठीक है, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है आपको? 10,000 का। कितने का था आपका रेवेन्यू? 1,00,000 का।
तो कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। मतलब ये जो भी बिजनेस है हर 100 रुपए की सेल करने पे 40 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहा है और हर 100 रुपए की सेल करने पे 10 रुपए का नेट प्रॉफिट सेल कर रहा है, अर्न कर रहा है। तो मान लो ये मारुति सुजुकी है और आप मारुति के पास गए और आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि उनकी जेब में कितने पैसे गए होंगे? 1 लाख रुपीस, बिकॉज उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 10%। तो अगर आप एक बिजनेस को इतनी डिटेल में स्टडी कर लेते हो और आपने ये पता लगाया कि उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 10%, तो हम जब भी मारुति के पास जाएंगे कार खरीदने, वो बोलेगा 5 लाख की कार, हम समझ जाएंगे 50,000 इनकी जेब में जा रहा है, 10 लाख की कार 1 लाख इनकी जेब में जा रहा है। तो इतनी क्लोजली हम लोग उसको ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट या गुड्स टू गुड्स उसे हम लोग जज कर सकते हैं कि हर गुड पे वो कितना अर्न कर रहे हैं। अब ये जनरलाइज होता है, जरूरी नहीं है कि हर गुड पे वो उतना ही अर्न करें। ये जो 10% ये पूरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, हो सकता है किसी कार पे उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, किसी कार पे उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो। तो हमने जब देखा था अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं बीसीजी मैट्रिक्स में, तो किन प्रोडक्ट्स को वो लोग कंटिन्यू करते हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, क्योंकि जो इस एवरेज को बना रहा है तो कुछ बिलो एवरेज भी होंगे, कुछ अबव एवरेज भी होंगे, और किन प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाता है जिनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। अब मान लो कि टाटा ने नैनो स्टार्ट किया, नैनो है 1.5 लाख रुपए की, उनका प्रॉफिट मार्जिन उसमें से 10,000 रुपए है। तो इतनी मेहनत वो लोग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनको मिल कितना रहा है? 10,000 रुपए हर कार का, प्लस वॉल्यूम भी नहीं हो पा रहा है। तो वो कौन से प्रोडक्ट में आ जाएगा? बीसीजी मैट्रिक्स में, टॉप प्रोडक्ट में। तो हम लोग उसको बंद कर देंगे, क्योंकि वो ना हमें प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, ना ही उसका मार्केट कैप ज्यादा। अगर मान लो उससे 10,000 अर्न करके दे रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम है लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा है, करोड़ों कारें सेल हो गई, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा वो? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे उसका मार्केट शेयर तो बहुत बड़ा है लेकिन ग्रोथ ज्यादा होने वाली है। तो अलग अलग कैटेगरी में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। अगेन वो सारी चीजें कहाँ से डिवाइड हो रही है? वो आपके मार्जिन से ही डिवाइड होती है। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लो। इस वाले एग्जांपल में हमारा रेवेन्यू कितना था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, एबिटा 40%, 40,000। बैंक था 10,000 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट। अब बीच में एक और चीज हम लोगों ने ऐड करी थी जहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हमने डिडक्ट किया था, तो वो हो जाएगा एबिट, उसको भी ऐड कर देते अपन यहाँ पर। तो एबिटा के बाद लिख देते अपन एबिट, जो भी था 30,000, क्योंकि हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डिडक्ट किया था। और फाइनली पैट 10,000। ठीक है, ये सारे फिगर्स हमारे प्रीवियस वाले एग्जांपल में से ही है। अब हमें किस किस की जरूरत है? नेटवर्क की जरूरत है, मतलब बैलेंस शीट भी बनाने की जरूरत है। तो अब आपने बीच में इंटरेस्ट भी पे किया था, इंटरेस्ट कितना था? 10,000। तो अगर हम लोग 10% का इंटरेस्ट रेट फॉलो कर रहे हैं तो आपके बिजनेस पे लोन कितने का होगा? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का लोन होगा तो 10% का इंटरेस्ट मतलब 10,000 रुपए का इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट रेट 5% हो तो लोन कितने का होगा? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का 5% इज 10,000 रुपीज। अमाउंट डबल हो जाएगा, परसेंटेज आ जाए तो परसेंटेज अगर आप लोग 10% लेके चल रहे हो तो हमारा टोटल लोन हो जाएगा 1 लाख रुपीज का। अगर आप परसेंटेज 5% लेके चल रहे हो तो हमारा लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो सपोज हमारे बिजनेस का लायबिलिटी है 2 लाख, 5% का उसमें इंटरेस्ट लगता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 5% का इंटरेस्ट है। इक्विटी 1 लाख की है, सो टोटल असेट कितने का हो गया? 3 लाख। 3 लाख का हो गया। तो 2 लाख का लायबिलिटी, 1 लाख का इक्विटी और 3 लाख का टोटल हो गया असेट। अब आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है अपने बिजनेस में? नहीं सर, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, टोटल बिजनेस का पैसा इज 3 लाख। अब अगर आप सिर्फ अपना प्रॉफिट देखो कि भाई मैंने तो 1 लाख रुपए लगाया है और मुझे प्रॉफिट कितना मिला, ये प्रॉफिट किसके जेब में जाएगा? ओनर के।
अभी सिर्फ एज अ जनरलाइज्ड बिजनेस अपन देखते हैं, तो ये 10,000 किसके जेब में जाएगा? ओनर के जेब में जाएगा। ओनर ने लगाया कितना है? 1 लाख। 1 लाख। तो ओनर को रिटर्न कितना मिल रहा है? 10%। दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ओनर ने कितना पैसा लगाया है और ओनर को कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पे ओनर ने कितना लगाया था पैसा? 1 लाख रुपए लगाया था, और ओनर को कितना प्रॉफिट मिला? 10,000 का। मतलब ओनर का रिटर्न कितना है? 10%। लेकिन क्या यही बिजनेस का भी रिटर्न होगा? नहीं, बिजनेस का तो कुछ अलग रिटर्न होगा, क्योंकि बिजनेस कितने पैसों से बना है? 3 लाख रुपए से बना है। बिजनेस ने कितना कमाया? 30,000 कमाया। चलो ये भी 10% ही निकल के आ जाएगा। थोड़े से फिगर्स को अपन चेंज कर देते हैं। मान लो कि हमारा बीच में जो खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया और प्रॉफिट आपके हाथ में बचा सिर्फ 5,000 रुपए का, तो ओनर को कम मिला इस कंडीशन में? तो मान लो यहाँ पे 5,000 है, तो ओनर का रिटर्न कितना हो गया? 5%। दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन पूरे बिजनेस का रिटर्न कितना है? पूरे बिजनेस का रिटर्न मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट कितना हुआ? रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला हो जाएगा एबिट डिवाइडेड बाय एसेट। एबिट कितना है? 30,000। एसेट कितने के हैं? 3 लाख के हैं। मतलब तो पूरे बिजनेस ने 10% का रिटर्न कमाया, लेकिन ओनर ने 5% का रिटर्न कमाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट। मोस्टली रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन एसेट से ज्यादा होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन एसेट से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, और जो डेट की एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा कम होती है। डेट को फिक्स 5% चाहिए, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को 10% 15% का एक्सपेक्टेशन होता है। तो हम लोग तभी उस बिजनेस में पैसा लगाएंगे जब वो उतना प्रॉफिट आपको करके दे। तो अगर उसका प्रॉफिट कम से कम 15% निकलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट 15% निकलता है, तभी हम लोग उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो रिटर्न ऑन इक्विटी should be greater than return on asset, is usually greater than return on asset। और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए? कम से कम 15% तो होना ही चाहिए। अब देखो, आपको अगर 5% 7% का रिटर्न कोई बिजनेस दे रहा है, तो आप उसमें पैसा लगाओगे क्या? रिस्क भी ले, हम उसमें पैसा भी लगाए, हम बैंक में एफडी भी करेंगे तो भी 5% 7% मिल जाएगा। तो हम लोग क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्यों इतना रिस्क लेंगे? हम लोग एफडी करा लेंगे। अगर हमें अच्छा रिटर्न मिले, लेट्स से 10%, और वो बिजनेस बहुत ही लेस रिस्की हो, उसमें कोई रिस्क ही नहीं है, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत रिस्की बिजनेस है, अडानी, ढेर सारे डेट है उसके ऊपर, कभी भी बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, इतने सारे डेट होने के बाद क्या आप लोग सिर्फ 10% के रिटर्न के लिए पैसा लगाओगे उसमें? 10% तो कॉर्पोरेट बॉन्ड पे भी मिल जाते हैं हमें। कॉर्पोरेट बॉन्ड पे फिर भी गारंटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, तो हम लोग क्या करेंगे? बॉन्ड्स में पैसा लगा देंगे। इक्विटी में कब लगाओगे? जब इन सारे रिस्क प्रीमियम से ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, जितना भी रिस्क उसके अंदर है उससे कहीं गुना ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, तभी आप लोग क्या करोगे? उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। तो जब भी आपका रिटर्न इज मच ग्रेटर देन फिक्स्ड इनकम के जो रिटर्न्स है, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। तो लगभग 15% का आरओई इज ट्रीटेड एज अ गुड आरओई, वो अच्छा माना जाता है कि इतना आरओई तो कम से कम होना चाहिए। इतना आरओई अगर होता है तो हम बिजनेस में एक्सेप्ट करेंगे। सिमिलरली रिटर्न ऑन एसेट 10% है तो अच्छा माना जाता है, रिटर्न ऑन एसेट 10% है। आरओई में हमने पैट और आरओए में हमने एबिट को लिया है। इसका कोई रीजन? क्योंकि जब आप आरओई की बात करते हो, आप सिर्फ शेयर होल्डर्स की बात करते हो। सिर्फ शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा लगाया और सिर्फ शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिला। तो जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो किसके पास जाता है? शेयर होल्डर के पास जाता है। तो हम लोग वहाँ पे लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिकॉज ये शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। वहीं पे जब भी हम लोग आरओई की बात करें तो नीचे हमने क्या लिया? टोटल एसेट, मतलब इक्विटी प्लस डेट। तो ऊपर भी हम लोग क्या लेंगे कि इक्विटी और डेट दोनों को कितना रिटर्न मिला है?
सिर्फ इक्विटी का क्यों लें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस तो सिर्फ इक्विटी वालों का रिटर्न है, तो इक्विटी वालों का रिटर्न कितना था, इंटरेस्ट किसका रिटर्न हो जाएगा, डेट होल्डर्स का, लायबिलिटी वालों का, तो इक्विटी वालों का हमने क्या रिटर्न दे दिया, पैट रिटर्न दे दिया, लायबिलिटी वालों को क्या रिटर्न दिया, इंटरेस्ट रिटर्न दिया, तो ये दोनों चीजें इसमें ऐड होनी चाहिए, लेकिन टैक्स माइनस हो जाना चाहिए, हमने तो टैक्स भी ले लिया, तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला इज इनटू 1 माइनस टी, हम लोग टैक्स को इसमें से माइनस कर देते हैं, बट बुक में भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं और एग्जाम में भी ऐसे जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, तो ये चीज को हम लोग अभी फिलहाल अवॉइड कर देते हैं और हम लोग मान के चलते कि चलो 0% टैक्स लगा और हम लोग उस अकॉर्डिंग एबिट अपॉन एसेट लेते हैं, एक्चुअल फॉर्मूला विल बी एबिट इनटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एसेट, मतलब क्या हुआ, नीचे है एसेट, ऊपर एसेट का रिटर्न, एसेट का रिटर्न मतलब इक्विटी वालों का भी रिटर्न और डेट वालों या लायबिलिटी वालों का रिटर्न, ये होगा आरओई सर ग्रेटर देन होना चाहिए, आरओई से ज्यादा होना चाहिए। फिर इसके बाद ROE तो सर 10% is good. हाँ आरओई 10% इज गुड, आरओई कम से कम 15%, मतलब बिजनेस अगर 10% का रिटर्न जनरेट कर रहा है दैट इज ओके, लेकिन ओनर जो है, शेयर होल्डर जो है, उसको कम से कम 15% देना चाहिए, क्योंकि जो बाकी का रिटर्न है वो तो डेट के पास जा रहा है, डेट का तो वैसे ही 5% का एक्सपेक्टेशन होता है, तो जब डेट वाला 5% ले रहा है, बिजनेस टोटल 10% जनरेट कर रहा है, तो जो एक्स्ट्रा रिटर्न है वो किसके पास जाएगा, इक्विटी वालों के पास एनुअली होगा सर, ठीक है। अब इसके बाद लेवरेज रेशियो है, डेट टू इक्विटी, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ज्यादा मजा आएगा करने में, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज डेट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, डेट को हम इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो डेट इक्विटी आ जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज एबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कवरेज का मतलब समझा देता हूं, अभी फॉर्मूला पहले से नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इंटरेस्ट कवरेज का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके बाद आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो इंटरेस्ट पे उसके कितने गुना हम लोग कर रहे हैं, या हम लोग एबिट जो अर्न कर रहे हैं वो इंटरेस्ट के कितने टाइम्स अर्न कर रहे हैं। अगर मान लो ये रेशियो 1 आ जाता है, अगर ये रेशियो 1 आ जाता है इसका क्या मतलब हो कि जितना हमने एबिट अर्न किया उतना ही हमें इंटरेस्ट पे करना है, मतलब अब प्रॉफिट तो 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये रेशियो हमेशा कितना होना चाहिए, कम से कम 3 to 4 टाइम्स, मतलब आपको जितना इंटरेस्ट पे करना है उसके 3 से 4 गुना तो कमाओ, तभी तो बिजनेस सस्टेन कर पाएगा, तो कम से कम 3 to 4 टाइम्स होना चाहिए आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट टू द फिर है लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जब भी आपको बिजनेस की लिक्विडिटी देखनी है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी हम लोग करेंगे। क्विक रेशियो ये भी अपन क्वेश्चंस में देखेंगे, एफिशिएंसी रेशियो, ये सब अपन क्वेश्चन में धीरे-धीरे कवर करते चलेंगे, तो अभी इतने सारे पढ़ोगे वैसे याद नहीं रहेंगे, क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं तो चीजें इजीली समझ में आएगी। अब देखो क्वेश्चन जब अपन देखेंगे ना तो आपको एक आइडिया लगेगा, और हो सकता है कुछ कांसेप्ट्स हमने नहीं पढ़े हो, तो वो कांसेप्ट्स भी अपन साइड बाय साइड पढ़ते जाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो क्वेश्चन इज अ कंपनी हैज डिक्लेयर्ड 20% डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना है 20%। अब 20% किस चीज का, फेस वैल्यू का, जब भी डिविडेंड का परसेंटेज दिया हुआ हमेशा फेस वैल्यू है, तो सबसे पहले देखो फेस वैल्यू कितनी है, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹5, फेस वैल्यू कितनी है ₹5, मतलब डिविडेंड कितना होगा 5 का 20% ₹1, तो 1 रुपी होगा डिविडेंड। द डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है कंपनी टोटल कितना अर्न कर रही है उसमें से आपको डिविडेंड कितना दे रही है, तो ये वो है 50%, मतलब वो आपको 1 रुपए दे रही है, तो कंपनी अर्न कितना कर रही होगी, वो 1 रुपए दे रही है, मतलब अर्न 2 रुपए कर रही होगी, तभी वो 50% आपको दे रही है डिविडेंड पे आउट, मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर, अरे शेयर पे कमाई कितनी होगी उसकी 2 रुपए की होगी, उसमें से वो आपको 1 रुपए दे रही है, इसलिए इन्होंने बोला पे आउट रेशियो 50%, 2 रुपए कमा रही है, 1 रुपए दे रही है, 1 रुपए रिटेन कर रही है। The current market price of the share is ₹100, current market price है ₹100, आपको बताना है अर्निंग यील्ड, अर्निंग यील्ड कितनी है। अब
देखो दो फॉर्मूले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब डिविडेंड से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। डिविडेंड से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है हो जाएगा डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर, हर शेयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। कितने में खरीदा, कितना डिविडेंड मिलेगा, या आपको डिविडेंड के थ्रू रिटर्न या डिविडेंड के थ्रू यील्ड बता देगा। सेकंड फॉर्मूला इज अर्निंग यील्ड। ये हो जाएगा अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। ये अर्निंग यील्ड हो जाएगा। अर्निंग से कितना रिटर्न मिल रहा है वो अर्निंग यील्ड, डिविडेंड से कितना रिटर्न मिल रहा है वो डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड कम रहेगी कि अर्निंग यील्ड कम रहेगी? अर्निंग यील्ड कम रहेगी। डिविडेंड यील्ड कम रहेगी हमेशा, क्योंकि अर्निंग में से तो डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड यील्ड अर्निंग यील्ड का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो डिविडेंड यील्ड हमेशा अर्निंग यील्ड से कम रहेगी। ठीक है, अब चलो इसी क्वेश्चन में अपन निकालते हैं अर्निंग यील्ड कितनी है। तो अर्निंग यील्ड इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। ऑप्शन है 2%, 20%, 7.5%, 15%। ऑप्शन ए। नोट कर लो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग उससे पहले देखो कि गिवन क्या क्या है, पूछा क्या है। जो भी चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिख दो, और जो भी चीज पूछी है वो चीजें कहाँ से डिराइव हो रही होगी। ईपीएस कैसे निकाला था इसमें अभी हमने? इन्होंने बोला था कि डिविडेंड है 20%, फेस वैल्यू थी 5 रुपए, मतलब डिविडेंड कितना हो गया 1 रुपए हो गया। फिर इन्होंने बोला पे आउट रेशियो 50%, मतलब डिविडेंड अगर 1 रुपए दे रहे हैं तो कंपनी 2 रुपए कमा रही होगी। तो ईपीएस आ गया वहां से 2 रुपए। पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन अर्निंग, डिविडेंड अपॉन ईपीएस। डिविडेंड अपॉन अर्निंग। तो इसमें गिवन कितना 50% ऑफ डिविडेंड नहीं, बस डिविडेंड पे आउट इज 50%, ऐसा नहीं होगा। तो जब डिविडेंड पे आउट 50% है और ये 1 है तो ये 2 ही होगा, तभी होगा 50%। नेक्स्ट है डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 2:1। तो डेट टू इक्विटी है आपका 2:1। The debt on the balance sheet is 8 लाख रुपीस। जो डेट बैलेंस शीट पे है वो है रुपीस 8 लाख। And the return on equity is 25%। ROE का फॉर्मूला क्या है वो भी लिख दो साथ में। फैक्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ये कितना है 25%। फॉर्मूला लिखते चलो ना तो क्लैरिटी आती जाएगी। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, आपको कैलकुलेट करना है। फैक्ट कहाँ से मिल जाएगा? थोड़ा सोचो कैसे करेंगे। इक्विटी होगी सर 4 लाख की, क्योंकि वो 2:1 का रेशियो है। तो इक्विटी जब अपने को मिल गई है और 25%। हाँ, इक्विटी का 25%। देखो इन्होंने बोला डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है और डेट है 8 लाख रुपए का, तो इक्विटी कितना होगा? 4 लाख में इसका हाफ। इसका हाफ। डेट इक्विटी 2:1 है, मतलब डेट इक्विटी के 2 गुना है। मतलब अगर डेट 8 लाख का है तो इक्विटी कितने का होगा? 4 लाख का हो जाएगा। तो यहाँ से इक्विटी निकल गया 4 लाख। ठीक है, अब इक्विटी निकल गया, अब आर में लेके रखा है इन्होंने, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। फैट डिवाइडेड बाय 4 लाख इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 25%। 0 से 0 गए, इसको ऊपर ले जाओ तो फैट इज इक्वल टू 25 into 4000, 1 lakh। The net profit of a company is 100 lakhs। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है फैट
100 lakhs. The current price of the stock is 28. Current market price 28. Number of outstanding shares 27,366. 27 lakh 42,000. Find the P ratio. P ratio का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. तो करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. करंट मार्केट प्राइस गिवन है तो एक चीज तो मिल गई. क्या निकालना है मतलब हमें निकालना है ईपीएस. ईपीएस निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा. अब ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? नेट अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. टोटल बिजनेस कितना कमा रहा है? 100 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ रुपए कमा रहा है. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? इतने हैं. जब हम 1 करोड़ रुपए से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हर एक शेयर पे कितनी कमाई है, तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर. 3.64. तो आपका ईपीएस आ गया 3.64. करंट मार्केट प्राइस कितना है? 28. 28 डिवाइडेड बाय 3.62. देखो कितना है? 7.69. एक दो ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन है 76.92, सेकंड ऑप्शन है 13.47, थर्ड है 7.69. वी हैव द ऑप्शन और लास्ट है 1.34. सो सी ऑप्शन 7.66.